इसलिए मतलब थोड़ा सा टाइम इस तरीके से हो गया है ना। अच्छा आपको मॉर्निंग पर चला 4 बार मैसेज करने के बाद। चलो बच्चों ध्यान से देखिएगा, जो लास्ट क्लास में थे थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। देखो भाई, अगर टेबल कैसी भी है, चाहे ऐसी हो, अब इधर देख लो ये जवानों, चाहे ऐसी हो चाहे ऐसी हो, टेबल चाहे किसी भी टाइप की हो सकती है, हेक्सागोनल भी हो सकती है, पेंटागन भी हो सकती है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब किसी भी तरह की टेबल हो सकती है। लेकिन टेबल चाहे कैसी भी हो, हमें किस तरीके से क्वेश्चन करने हैं वो देख लीजिएगा एक बार। अगर फेसिंग द सेंटर है, अगर फेसिंग द सेंटर, वैसे आपके एग्जाम में फेसिंग द सेंटर आएगा, फिर मैं दोनों तरीके से बता दूंगा आपको। अगर फेसिंग द सेंटर में बताया था, मान लो किसी को हमें प्यार से स्लैप करना है, तो वर्ड का जोड़ दिया हमने प्यार, जो कि अच्छी बात होती है। तो ये वाला हैंड हमारा कैसे मूव करेगा, ऐसे। ऐसे का मतलब ये हो गया कि ये कैसे मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि मान लो ऐसे ऐसे तो बदतमीजी होगी ना, तो इसलिए वर्ड जोड़ देता प्यार। तो ये वाला हैंड कैसे मूव कर रहा है भाई हमारा, इस तरीके से, और इस तरीके से मतलब क्या हो गया भाई, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो जो राइट होगा हमारा राइट, तो इस तरीके से हमारा राइट होगा, तो राइट होगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, सेम वही है। सपोज करो हमें किसी लेफ्ट हैंड से स्लैप करना है, तो लेफ्ट हैंड कैसे मूव करेगा हमारा, इस तरीके से, और इस तरीके से मतलब क्लॉकवाइज। लाइट नहीं आ रही क्या आज, लेफ्ट होगा भाई क्लॉकवाइज, ज्यादा हॉटनेस सी हो रही है ना क्लास में। तो ये क्या होगा भाई, लेफ्ट। बात समझ में आई, यानी कि लेफ्ट होगा आपका क्लॉकवाइज और राइट होगा आपका एंटी क्लॉकवाइज। ये है फेसिंग द सेंटर। बाई चांस ऐसा होता है कि ये लिखा हुआ है कि फेसिंग आउटवर्ड है, बाहर की ओर देख रहे हैं, फिर क्या होगा, फिर समझ लो, ये राइट क्या हो जाएगा हमारा लेफ्ट, और लेफ्ट क्या हो जाएगा राइट। क्लियर है। अगर वो बाहर को देख रहे केवल इस केस में, अगर कुछ भी नहीं कहा है तो भी हमें ये सपोज करना है कि अंदर को देख रहे हैं, और कहा गया है कि फेसिंग द सेंटर है तो भी हमें अंदर को ही दिखाना है। ठीक है, तो चाहे किसी भी टाइप की टेबल हो, सब में ये रूल काम करेगा। अब मैं कुछ लिख देता हूँ, फिर आप बताइएगा कि कौन किसके राइट में है या लेफ्ट में है ना। देखो भाई, वैसे तो कोशिश किया करो कि आप मेरी क्लास में कम से कम रेगुलर रहें। ये लिखा हुआ है A B C D E F G H, इस तरीके से 8 पर्सन है भाई ये, तो 8 पर्सन है A B C D E F G H। ऐसी एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ, आपको बताना है कौन किसके राइट में है, कौन किसके लेफ्ट में है। आई होप सो आप बता दोगे, और सबको एक साथ बताना है, कोई हैंड रेज नहीं करना। फिलहाल आपको बताना है A के एकदम राइट में कौन है, बहुत बढ़िया। देखो राइट कैसे होता है, ऐसे, तो A के एकदम राइट में कौन है, H। उसके बाद मैं बात करूं कि E के लेफ्ट में 4 कौन है, E यहाँ पे है 1 2 3 4, कौन हो गया A। उसके बाद हम बात करें D के राइट में 5th कौन है, D के राइट में 5th, अब D यहाँ पे है, राइट कैसे होता है, ऐसे होता है 1 2 3 4 5। क्लियर है, कर लेंगे, कोई भी दिक्कत परेशानी। वैसे मैं पहले ही समझा चुका था, लेकिन फिर भी किसी को कॉपी पेस्ट करना हो तो ये वाला कर लीजिएगा बस। अब आगे देखो भाई, देखो भाई बच्चों, अब हमने कुछ वर्ड की बात करी थी। सपोज करो वर्ड आया हुआ है एंड और बट, ये रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट पर्सन को। ठीक है, इनके यूज भी हमने समझे थे। चाहो तो अगर मौका लगे तो देख लीजिएगा, कि पूरी क्लास तो रिपीट करना पॉसिबल नहीं है, फिर भी जो भी पॉसिबल है सब बता रहा हूँ आपको। तो ये जो है हमारा एंड और बट, ये किसको रिप्रेजेंट करता है भाई, फर्स्ट पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि जिस लाइन में ये सेंटेंस शुरू हो रहा है, उस लाइन में जो भी आया, ए आया तो ए के लिए, बी आया तो बी के लिए, जो भी फर्स्ट पर्सन आया उसके लिए आगे वाला सेंटेंस होगा। ठीक है, ऐसी हमने बात की थी, ये लिख लीजिएगा, ये भी बहुत जरूरी वाली बात है। उसके बाद करी थी हमने बात हु या विच, ये जो रिप्रेजेंट करता है वो करता है सेकंड पर्सन को, और नियरर वन, यानी कि दूसरे व्यक्ति को, पास वाले को। ये भी हमने समझा था कैसे क्या होता है, फिलहाल आप लिख लीजिएगा जो लास्ट क्लास में एब्सेंट थे। ठीक है,
तो एंड बट किसको रिप्रेजेंट करता है भाई? फर्स्ट पर्सन को। हु या विच किसको रिप्रेजेंट करता है? सेकेंड पर्सन को या नियरर वन को। ठीक है, फटाफट लिखो। अब सर्कुलर टेबल वाली सारी चीजें हमने कर ली थी। हो गया भाई? चलो अब आगे देखो। ये तो हम बात कर रहे थे कि अगर टेबल इस तरीके से है या कैसे है। अब हम बात करें अगर किसी रो में है या टू पैरेलल रोज में है। ठीक है, चलो भाई देख लेते हैं। बाल को रब कर दो भाई। तो कल आपने अकेले अकेले टीचर्स डे सेलिब्रेट कर लिया है, हमें याद नहीं किया आपने। नहीं, टीचर्स डे था ना, तो तुम्हें याद करना बनता है। चिल्ड्रंस डे पे आपको याद करेंगे हम, है ना? क्या कह रहे हो? क्या कर दोगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। चलो देखो, अगर केवल एक रो है तो ये रो है भाई, है ना? इसमें क्या होगा कि जैसे हम बैठे हैं, जैसे सपोज करो यहाँ पे है, तो हमारे राइट में राइट होता है और हमारे लेफ्ट में लेफ्ट होता है। क्लियर है? अब ये रो है तो हमारे राइट में क्या होगा भाई? इसमें राइट होगा, हमारे लेफ्ट में क्या होगा? लेफ्ट होगा। अगर ये कहा हुआ है कि 10% है, 5 है, 6 है, 7 है, एक रो में बैठे हुए हैं, तो उसमें इधर राइट होगा, इधर लेफ्ट होगा। ये क्लियर है? कोई भी दिक्कत परेशानी? चलो, और अगर ये भी ऐड कर दिया जाए कि नॉर्थ फेसिंग रो है, तो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं चीजों को कि हमेशा हमारे राइट में क्या होता है भाई? ईस्ट होता है। बहुत अच्छे। लेफ्ट में क्या होता है? वेस्ट। ऊपर क्या होता है? और नीचे क्या होता है? क्लियर है? अगर ये नॉर्थ फेसिंग की बात करें तो भी यही रो होगी, नॉर्थ फेसिंग, क्योंकि है तो ये नीचे, मतलब है तो ये साउथ में, लेकिन देख कहां रहे हैं? ऊपर को। जैसे मैं हूं इधर, तो मैं इधर हूं, लेकिन मेरा फेस कहां है? ऊपर की ओर है, और ऊपर क्या है? नॉर्थ। समझ गए? तो अगर कुछ भी ना कहा जाए, ठीक है, जैसे मैं उधर बात कर रहा था, अगर कुछ भी ना कहा तो भी हमें फेसिंग सेंटर मानना है, और कहा जाए तो फेसिंग सेंटर है ही। ठीक है? ऐसे अगर कुछ भी ना कहा जाए, केवल ये कहा जाए कि एक रो है, तो उसमें हमारे राइट में राइट होता है, हमारे लेफ्ट में लेफ्ट होता है। ये क्लियर हो गया? कोई दिक्कत परेशानी? और अगर ये भी कहा जाए कि नॉर्थ फेसिंग रो है, तो भी सेम यही रहेगा। बट अगर ये कहा जाए कि एक रो है साउथ फेसिंग, तो इसके सामने होगा बिल्कुल ये, और यहाँ पे क्या होगा? जैसे मैं इधर हूँ, आप मेरे सामने हैं, तो आप क्या है? नॉर्थ फेसिंग है, मैं क्या हूँ? साउथ फेसिंग हूँ। तो मेरा ये वाला कौन सा हैंड है? लेफ्ट। तो इधर क्या होगा? इसमें लेफ्ट। और ये वाला हैंड कौन सा है? राइट। तो इधर क्या हो जाएगा? राइट। ठीक है? और ये है तो नॉर्थ में, लेकिन देख कहाँ रहे हैं? नीचे को। तो ये क्या हो जाएगा? साउथ फेसिंग। बात समझ में आई? क्लियर है? चलो, तो इसे भी कॉपी कर लो फटाफट, जिससे भी करना है। ये भी अच्छी बात है, लास्ट क्लास में नहीं बताई थी हमने। तो अभी दो टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे हम। फटाफट कॉपी कर लीजिएगा भाई जवानों। धन्यवाद। लिखो भाई जवानों, लिखिए। ये हो गया व्हाइट बोर्ड वाला? ठीक है, लिखिए। ऑन अ फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग, ऑन अ फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग देयर आर 8 फ्लैट। ऑन अ फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग देयर आर 8 फ्लैट A B C D E F G H। तो बिल्डिंग के एक फ्लोर पर 8 फ्लैट है भाई, A B C D E F G H। ऑन अ फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग
देयर आर 8 फ्लैट ABCDEFGH इन 2 रोज, 2 रो में है भाई। इसका मतलब क्या हो गया कि 4 आमने सामने है, मतलब 4 एक रो में और 4 दूसरी रो में है, ठीक है। इन 2 रोज, 2 रो में है। आगे लिखिए इसमें 1 रो फ्लैट इज नॉट फेसिंग, जैसा कि अभी डिस्कस कर रहे थे हम, 1 रो ऑफ फ्लैट इज नॉट फेसिंग and the other is south facing. 1 row flat is not facing and other is south facing. अब कंडीशन लिख लीजिएगा भाई ध्यान से जो आपको करनी है, और मैंने एंड, हु, विच, क्या, किसके लिए क्या है वो सब बता दिया आपको। लिखिए D is exactly to F, D is exactly to F which is not facing। तो डी कह रहे डी एफ के सामने है जो नॉट फेसिंग है। D is exactly to F which is not facing। अब देखो अगर मैं आपको ये ना बताता तो शायद हो सकता है कुछ गड़बड़ होती, लेकिन अब हम समझ गए हैं which is not facing। नॉट फेसिंग कौन होगा? F, क्योंकि अभी हमने पढ़ा विच किसके लिए आता है? पास वाले के लिए, और विच के पास कौन सा है? F है। या विच किसके लिए आता है? हु किसके लिए आता है? सेकंड पर्सन के लिए। और इस लाइन में, इस सेंटेंस में सेकंड पर्सन कौन है? F। अब आप ये समझो अगर हम F की जगह यहाँ पे मतलब विच की जगह एंड कर दे कि D इज एक्जेक्टली F एंड इज नॉट फेसिंग, तो फिर नॉट फेसिंग कौन हो जाएगा? D। आप समझ रहे हैं? मतलब एक वर्ड चेंज करने से पूरा सेंटेंस ही बदल रहा है। तो ये आप समझे माइनर डिफरेंस। तो यहाँ पे विच है तो अब कौन होगा? नॉट फेसिंग F। लेकिन एंड होता तो फिर नॉट फेसिंग कौन होता? D। ये क्लियर है ना? बहुत अच्छे, बस अब तो समझ ही जाएंगे आप आगे। आगे है नाइदर A नॉर C आर साउथ फेसिंग। नाइदर A नॉर C आर साउथ फेसिंग। आपने लिखे अभी बालिका? लिख रहे हो? कैसे दिखा नहीं? अच्छा बहुत बढ़िया। हाँ जी, नाइदर A नॉर C आर साउथ फेसिंग। उसके बाद है A इज नॉट एट एनी कॉर्नर। A is not at any corner. A is not at any corner and is second, and इसी में है आगे, and is second on the left of F, and is second on the left of F। दोबारा सुन लीजिएगा, A is not at any corner and is second on the left of F। A is not, not मतलब नहीं, A is not at any corner and is second on the left of F। Not, not, A is not, N-O-T written by। आगे है E is exactly opposite to B। E is exactly opposite to B which is south facing। E is exactly opposite to B which is south facing। और लास्ट लाइन है G is third, ABCD वाला G। G is third to the right of D। G is third to the right of D। D for Delhi। बस कर दो। कितने बच्चों ने कर लिया क्वेश्चन? अच्छा चलो चलो, ऐसे ही पूछ रहा था ऐसे ही डरा रहा था आपको। वैसे जब प्रैक्टिस में होगे ना तो जैसे जैसे मैं बोलता हूँ तो काफ़ी टाइम मिल जाता है, इस बीच में मतलब क्वेश्चन कर सकते हैं बच्चे, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा आपको उसके लिए। हो गया, बहुत अच्छे। कितने बच्चों ने कर लिया भाई? 2 बच्चे, बाकी भी करें। हाँ हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लाजवाब।
बहुत बढ़िया। हो गया। हाँ जी, देख लेते हैं भाई। आप कर लो, बाकी जिनका नहीं हुआ है, जिनका हो गया उनसे पूछ लेते हैं। आपका नाम क्या है? सबसे पहले किया था आपने रिया। तो पहला क्वेश्चन रिया से पूछ रहे हैं, ये कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग साउथ फेसिंग पेयर ऑफ द फ्लैट आर एट द कॉर्नर। साउथ फेसिंग फ्लैट कौन से हैं जो कॉर्नर पे हैं? जी एंड डी। ऐसे और कितने बच्चे जिनका यही वाला आंसर है, जी एंड डी? और ये गलत जवाब नहीं है। एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, लाजवाब। उसके बाद है विच फ्लैट इज अपोजिट टू सी। एक साथ बताओ। बहुत अच्छे। विच फ्लैट इज अपोजिट टू एच? ए। और जी के सामने सी, एफ के सामने बी, के सामने ई, बी के सामने ई, बी के सामने एफ तो रियल में है, यानी चलो देख लेते हैं। बहुत बढ़िया। जिन्होंने नहीं किया कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, इसे तो रब कर दो ना। देखो आवाज समझ ले भाई जवानों। देखो मैंने कहा था कि इसमें भी जैसे कि कहीं पे हमें लग रहा है कि भाई अभी एग्जैक्ट बैठे हुए हैं तो वो तो ठीक है, लेकिन हमें लग रहा है कि यहाँ भी एग्जैक्ट नहीं बैठे हुए, तो क्या करते हैं हम? सपोज करते हैं। ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं, अगर इस टाइप से क्वेश्चन है, रो में, लाइन में है, तो अगर एग्जैक्टली बैठे हुए हैं तो ठीक है, नहीं तो आप उन्हें अलग से सपोज कर लो और फिर जब फिक्स हो जाए कि भाई हाँ वो यहाँ बैठे हुए हैं, फिर यहाँ पे लगा दो उन्हें। ठीक है, अब 4 पर्सन है, देख लेते हैं भाई। यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है। अच्छा, इसमें ये भी कर सकते हैं आप कि जो आप सपोज कर रहे हैं, समझ लो, मतलब छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन इससे काफ़ी इजी हो जाती हैं चीज़ें। आप सपोज करो इधर बाहर की तरफ आप सपोज कर लो, और जो आपका परमानेंट है उसे इधर अंदर की तरफ बैठा लो। बिल्कुल सिंपल है। जिसे आप सपोज करो उसे बाहर की तरफ सपोज कर लो, और जो परमानेंट है उसे अंदर की तरफ बैठा लो। ठीक है ना, ऐसे भी कर सकते हैं। चलो भाई, एक बच्चा बोल दो, क्या था क्वेश्चन? D is exactly to F, which is not facing. D is exactly to F. D is exactly to F, which is Not facing. तो ऐसे हो जाएगा भाई, इसे फिलहाल लिख लेते हैं हम। D is exactly to F, which is not facing, क्योंकि which किसके लिए आता है? सेकंड पर्सन के लिए। तो नॉट फेसिंग कौन होगा? F होगा। अब देखो, अब आप ये समझो कि इसे अगर हम यहाँ बैठाएं तो हमें बार बार हो सकता है कट करना पड़े, क्योंकि हमें एग्जैक्टली पता ही नहीं है कि वो इधर कॉर्नर पे, इधर कॉर्नर पे, या मिड में है ना, या मिड वे है। खैर, तो मिड वे तो सुना होगा ना। खैर, तो ये जो है हमने अलग बैठा लिया फिलहाल। ठीक है, अब जब हमें फिक्स हो जाएगा कुछ तो हम उसे यहाँ रख देंगे। आगे बताइएगा।
नाइदर ए नॉर सी आर साउथ फेसिंग। ये कह रहे हैं ना तो ए ना सी साउथ फेसिंग नहीं है, तो इसका मतलब क्या है नॉर्थ फेसिंग। तो इसका मतलब ए और सी भी नीचे आएंगे। अब उन्हें भी फिलहाल हमने यहीं पे रख लिया है, क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो इसके डी के इधर आएंगे, डी के इधर आएंगे, या एक इधर आएगा एक उधर आएगा। अभी फिलहाल हमें यहाँ तक नहीं पता। समझ रहे हो? बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहा हूँ। तो वो भी हमने फिलहाल यहाँ रख लिया, उन्हें यहाँ पे मत रखो अभी। क्लियर है? आगे बताइएगा। अब देखो, अब हमें चीजें क्लियर हो गई। ए किसी कॉर्नर पे नहीं है, तो ए या तो यहाँ पे आएगा यहाँ पे आएगा। ये क्लियर है ना? और आगे बताइएगा क्या है? एंड इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, और एफ के लेफ्ट में सेकेंड है। अब एफ को यहाँ माने तो 1 2 बिल्कुल ठीक आ रहा है, लेकिन एफ को यहाँ माने तो ए यहाँ जाएगा, जो कि नहीं आ सकता, कॉर्नर पे तो मना किया हुआ है। तो यहाँ रख लेते हैं ए इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, और ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि एफ के लेफ्ट में 1 2 कौन है? ए, और ए यहाँ पे ही आ सकता था, और कहीं आ ही नहीं सकता था। क्लियर हो गया? ये बात समझ में आ गई। अब देखो, इससे एक चीज हमारी और क्लियर होगी। जब एफ की पोजीशन हमारी फिक्स हो गई तो एफ के सामने कौन था? तो इसका मतलब डी कहाँ जाएगा हमारा? यहाँ पे आ जाएगा भाई। आगे बताइएगा। अब ये कहा है E इज एक्जेक्टली अपोजिट टू B विच इज साउथ फेसिंग। लो जी, ऐसे हो जाएगा। ये कह रहे E इज एक्जेक्टली अपोजिट टू B विच इज साउथ फेसिंग। तो साउथ फेसिंग कौन होगा? B होगा। जब साउथ फेसिंग B होगा तो B ऊपर जाएगा। अब देखो, यहाँ तो आ नहीं सकता है, यहाँ पे भी नहीं आ सकता, मतलब यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, यहाँ नहीं आ सकता। अभी देखेंगे कुछ क्लियर होगा हमें आगे। हमें ये तो क्लियर हो गया कि नीचे वाली लाइन में 4 आएंगे। ठीक है, अब कहाँ पे आएंगे? एक सेंटेंस ही हो सकता है सारी लाइन क्लियर हो जाए। बताएगा। G इज थर्ड टू द राइट ऑफ D। तो D के राइट में, इसमें राइट कहाँ होता है? इधर होता है, क्योंकि अब इधर है, तो राइट कहाँ पे जाएगा? इधर। तो 1 2 3 कौन है? G। अब क्लियर हो गया हमारा। B के सामने कौन आएगा? E। यहाँ पे नहीं आ सकता B और E, क्योंकि एक प्लेस है ना वैकेंट है, दोनों वैकेंट नहीं है ना। यहाँ पे आ सकता तो यहाँ पे आएगा। ऊपर कौन आ जाएगा भाई? B। नीचे कौन आएगा? E। और इधर नीचे वाली रो में कौन आना था? एक C, तो उसे यहाँ रख देंगे हम। अब एक बचा, उसे यहाँ टेक दो। कौन बचा? लो जी। तो GHBD CAEF, ये हो गया क्वेश्चन। जिसका कुछ गड़बड़ रही थी, कोई दिक्कत परेशानी थी, तो इसे कॉपी कर ले। और सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन और करें, बिल्कुल ऐसा है। बिल्कुल परेशान नहीं होना हमें, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों का गलत रहा हो, है ना। बहुत बच्चों का सही है, मैक्सिमम बच्चों का सही है, लेकिन गलत भी है, तो बिल्कुल परेशान ना हो। और आज मैं भेज दूंगा भाई गूगल और जस्टडायल वाला लिंक आपको, तो उस पर अपनी फीडबैक दे दीजिएगा, अच्छे से लिख दीजिएगा। फोटो वोटो भी लगा सकते हैं चाहो तो, उनके लगा देना। बस ऐसा हो जो मतलब आपके घर वाले देख लें तो कोई दिक्कत ना हो। ऐसा फोटो हो मतलब सालीन, समझ रहे हो ना। हाँ जी, और देख लेते हैं भाई इस टाइप का क्वेश्चन हम। लिखो भाई जवानों, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है और आई होप सो अब आप कर लोगे। वैसे तो आपने कर लिया है, काफी बच्चों ने लिखिए फटाफट। 10 people are sitting in 2 parallel rows। हाँ लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 people are sitting in 2 parallel rows containing 5 people each। 10 people are sitting in 2 parallel rows containing 5 people each। अभी लिखा हुआ ये बात नहीं लिखनी, बस सुन लो इसे, काफी लंबा सा हो जाएगा क्वेश्चन। ये कह रहे इन सच अ वे दैट देयर इज एन इक्वल डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट पर्सन, मतलब सेम वही है कि इक्वल डिस्टेंस है और एक दूसरे के सामने एक होगा, इस टाइप से लिखा हुआ है, तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आगे लिखेगा इन रो 1। अब इन्होंने रो 1 किसे माना है वो लिखेंगे, वो नॉर्थ फेसिंग वाली को माना है, साउथ फेसिंग वाली को माना है, तो वो जिसे भी माना होगा उसे हम देख लेंगे। तो काफ़ी इसमें क्लू दे भी दिया है इन्होंने
कि इन रो वन में है PQRST, इन रो वन, हाँ जी, अच्छा थोड़ी तार लूज कर दें, ये एक्चुअली इसमें यहाँ से ऊपर से तो इसमें काफ़ी गैप है। लो जी हाँ जी, कहाँ पहुँचे हम? ये कह रहे हैं इन रो वन में है PQRST आर्स, इन रो वन PQRST एंड सिटेड नहीं, एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग साउथ। ये कह रहे हैं इन रो वन PQRST एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग साउथ। तो रो वन में है भाई PQRST और सारे के सारे किधर देख रहे हैं? साउथ में। तो इसका मतलब ऊपर हो गया नीचे? ऊपर। बहुत बढ़िया। उसके बाद कह रहे हैं इन रो टू ABCDE, रो टू में है ABCDE एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ। रो टू में है ABCDE एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ, और सारे के सारे कहां देख रहे हैं? वो नॉर्थ में। अब कंडीशन लिखो भाई, D फॉर दिल्ली, D सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ A। ये कह रहे D सिट्स थर्ड, D फॉर दिल्ली, हाँ जी, D सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ A फॉर एप्पल। उसके बाद है P फेसेस इमीडिएट नेबर ऑफ D, P फेसेस इमीडिएट नेबर ऑफ D, मतलब P का फेस D के इमीडिएट नेबर के सामने, D के सामने नहीं है, ध्यान रखना है। दोबारा सुन लीजिएगा, P फेसेस इमीडिएट नेबर ऑफ D, P फेसेस इमीडिएट नेबर ऑफ D। हाँ, D फॉर दिल्ली, हाँ पहला P है दूसरा D है। उसके बाद है R सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ P, पहला है R, आखिरी है P। R सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ P, R सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ P। देख लिया भाई? आगे है, अरे ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन Q एंड S। आगे है ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन Q एंड S। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन Q एंड S। उसके बाद है B एंड E आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, B and E, B for boy, B and E are immediate neighbor of each other, B for boy और E for elephant, B and E are immediate neighbor of each other, हाँ B for boy और E for elephant। बहुत उतावले हैं भाई, कौन है? उसके बाद लास्ट लाइन है E does not face P and Q, E does not faces P and Q, E for elephant, E does not faces P for पानीपत and Q for queen। लिख लिया अभी सबने? डन? करो फटाफट, ध्यान से करो, मगर ध्यान से। हो गया? अरे वाह, बहुत बढ़िया रिया।
करें भाई बच्चों? कितने बच्चों ने कर दिया? रेज योर हैंड। अभी तो आधी क्लास नहीं किया है। और बाई चांस किसी से मतलब किसी को दिक्कत रही हो, कंप्लीट ना हुआ हो, क्वेश्चन गलत रहा हो, तो घर जाके इन्हीं क्वेश्चन को एक बार दोबारा से करके देखिएगा, ठीक है ना? और अब आपकी जो डायरेक्शन डिस्टेंस की ये जो बुक है, इसमें अपने जो क्वेश्चन है ये वाले, सॉरी सिटी एलिमेंट वाले, वो कीजिएगा। फिर हम इनके डाउट्स वगैरह और जो भी आपको दिक्कत होगी वो कर लेंगे। चलो भाई देख लेते हैं फटाफट, टाइम इज अप। चलो भाई देखो जवानों, देखो भाई 5 ऊपर है, 1 2 3 4 5 नीचे हैं, 1 2 3 4 5। रो 1 साउथ फेसिंग कही थी, और इसमें कौन कौन कहे हैं इन्होंने? P Q R S T, यही थी ना साउथ फेसिंग। नॉर्थ फेसिंग में क्या कहा है? A B C D E। बहुत बढ़िया कैसी कैसी आवाज निकाल रहे हो हाँ, कोई बता दीजिएगा बच्चा क्वेश्चन। D sits third to left of A। अब देखो A यहाँ पे है, तो 1 2 3 D यहाँ पे होगा, और A यहाँ पे है तो 1 2 3 D यहाँ पे होगा। बिल्कुल हम ध्यान से समझ रहे हो। मैंने कहा था कि हम जो सपोज करेंगे, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है, लेकिन दो जो पॉइंट है वहाँ पे A आ सकता है, यहाँ पे D आ सकता है, तो हमने सपोज कर लिया, क्योंकि ऐसा नहीं करेंगे तो दिक्कत आएगी, है ना? आगे बताओ। है जी? P फेसेस इमीडिएट नेबर ऑफ D। अब देखो सुनो,
डी अगर यहाँ पे है तो डी के इमीडिएट नेबर के सामने कौन हो जाएगा, पी। डी यहाँ पे है तो इमीडिएट नेबर ये भी है, ये भी है, तो इसके सामने भी पी हो सकता है और इसके सामने भी पी हो सकता है। तो इस सपोज करने से हमें ये तो क्लियर हो गया कि पी हमारा इधर ही आएगा, इधर तो आने का नहीं कभी भी। समझ में आई बात? ठीक है भाई, तो पी हमारा यहाँ पे आएगा। आगे बताइएगा, आगे क्या है, बता दो भाई, कोई तो बता दो। अरे भैया यही पूछ रहे हैं फिलहाल तो हम क्वेश्चन, बाकी बाद में पूछ लेंगे। आर इज सेकेंड, देखो इससे हमें कितना क्लियर होगा, आर इज सेकेंड टू द राइट ऑफ पी। अब पी को हम यहाँ माने तो राइट में इधर कहीं स्पेस ही नहीं बचता, तो अब हमें कंफर्म हो गया कि पी कहाँ पे आएगा हमारा। और देखो इससे कितनी सारी चीजें क्लियर हो गई। और पी के राइट में सेकंड नंबर पे 1 2 कौन आएगा, आर। अब पी डी के इमीडिएट नेबर के सामने था, तो डी कहाँ पे आ जाएगा हमारा, यहाँ पे। और 1 2 3 ए कहाँ पे आ जाएगा हमारा, यहाँ पे। इस लाइन से हमने इतना सारा क्वेश्चन कर लिया, लेकिन ये कब कर लिया, जब हमने सपोज किया था। अगर हम सपोज ना करते तो कुछ भी नहीं हो पाता। तो यहाँ तक कोई हमें परमानेंट क्लू थोड़ा ना मिला है। आप समझ रहे हो, क्लियर है? मलिक कौन है भाई? अच्छा मौलिक, मैं सोचा मलिक। मलिक सरनेम भी होता है ना, है किसी का? किसी का नहीं है, किसी का नहीं है। जैसे आदित्य मलिक, मलिक सरनेम भी होता है ना। मलिकों से तो विशेष लगाव है हमें, कोई है नहीं। खैर आगे बताइएगा। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन, अब देखो क्यू और एस ऊपर आएंगे, तो क्यू और एस यहाँ तो आ नहीं सकते, कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे, क्योंकि उनके बीच में एक पर्सन भी होना चाहिए। तो हमने ऐसे कर देंगे, हम क्यू और एस में से एक यहाँ आएगा और क्यू और एक एस में से यहाँ आएगा। ठीक है, अब क्या बचा ऊपर हमारा, टी। टी को यहाँ रख सकते हैं हम, क्योंकि हमें पता है क्यू और एस तो यहाँ पे आएंगे, पी यहाँ पे आ गया, आर यहाँ पे आ गया, तो टी यहाँ फाइनल हो गया। कोई डाउट? आगे बताओ। पी और ई एक दूसरे के सामने है, तो इसका मतलब यहाँ कौन है? अच्छा बी फॉर बॉल, बी और ई एक दूसरे के सामने हैं, तो देखो यहाँ नहीं आ सकते। हाँ ठीक है, हाँ समझिए। तो बेबी बच्चे वाले ही कह रहे हैं, मम्मी कौन सा कह रहे हैं। अच्छा और भी होता है, इसके अलावा बेबी होता है? अच्छा अच्छा चलो ये तो बेबी के सामने कौन था भाई? अच्छा बी के बराबर में है ई। अच्छा तो बी और ई बराबर में है, तो यहाँ जाएंगे भाई। इसका मतलब यहाँ कौन बचेगा फिर हमारा, सी को यहाँ रख देंगे हम। ये क्लियर हो गया? आगे बताओ। ई का फेस पी और क्यू के सामने नहीं है। पी हमारा परमानेंट है, तो ई को यहाँ चाह के भी नहीं बैठा सकते, ई को यहाँ बैठा देंगे। और ई के सामने क्यू भी नहीं है, तो क्यू नहीं है तो कौन होगा, एस। अब फिर क्यू कहाँ जाएगा, यहाँ पे। और बी और ई पड़ोसी थे, तो यहाँ क्या आ गया, बेबी। ठीक है भाई, ये बातें तो बहुत पता आपको, बेबी, बाबू, सोना। मतलब हम क्या कुछ कह रहे हैं? कौन से वाला? नहीं, हमारी सोच बिल्कुल ठीक है। ठीक है भाई, आज यहीं तक रखते हैं हम। ठीक है, धन्यवाद, जल्दी मुलाकात होगी आपसे। थैंक यू सो मच।